नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल हॉरर स्टोरी है। नव्या और आकाश शादी के बाद बहुत खुश थे। आज उनकी शादी को कोई 1 महीने हो गया था, लेकिन नव्या को अचानक ही गांव से ताई सास का फ़ोन आ जाता है। जो दूर के रिश्ते में ताई सास लगती थी, उनके नज़दीक में तो ऐसा कोई रिश्तेदार था नहीं जो उनको गांव बुलाए। और उनकी ताई सास का कहना था कि गांव में जो पूजा होती है, पूर्वजों की पूजा, वो शादी के बाद करना अनिवार्य होता है। इससे पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन अचानक ही जैसे नव्या और आकाश वहां पहुंचते हैं, शहर में एक बड़ी घटना होती है और सरकार की तरफ से पूरे शहर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाती है। और इस घटना से जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा की जाती है, जब नव्या और आकाश ट्रेन से लौटने वाले थे, वो पूजा के बाद वापस लौट ही नहीं पाए क्योंकि उनकी ट्रेन भी कैंसिल कर दी गई। उन्हें वहीं रुकना था जब तक कि लॉकडाउन नहीं ख़त्म हो जाता। नव्या को गांव का माहौल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसे गांव में रहने की आदत नहीं थी। बचपन से भी वो जाती तो गाय और गोबर जैसी चीज़ों से उसे बहुत चिढ़ होती, और गांव तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नव्या की ताई उसे बोलती है, तुम गांव में कुछ समय रुको, कोई बात नहीं, लॉकडाउन ख़त्म होते ही तुम लौट जाना। लेकिन ताई सास का जो घर था वो देहात के घर के मुताबिक तो बहुत बड़ा था, लेकिन उतनी सुविधाएं नहीं थी जो शहर के घरों में होती है। और नव्या को इन सारी चीज़ों की आदत थी। जब भी वो किचन में जाती, गाँव के मुताबिक खाना बनाने में उसे बहुत सारी तकलीफ आती। लेकिन ताई सास कहती हैं, ठीक है बेटा, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। नव्या कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन आकाश पे गुस्सा होती है और बोलती है, कहाँ लाके मुझे फंसा दिया, ऐसी कोई ज़िंदगी होती है, मुझे वापस शहर में जाता है। इस बात को ताई सास ने भी सुन लिया। उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, क्यों नहीं तुम कुछ दिन के लिए उस घर में चली जाती हो। इस पर उसका पति आकाश उसकी ओर देखता है क्योंकि हैरानी से देखने के बाद उस घर में जाने के लिए उसकी सास ने भी मना करके रखा हुआ था, और उसकी अपनी माँ भी नहीं चाहती थी कि कोई उसके घर के अंदर जाए। और क्या था उस घर के अंदर, ये किसी को नहीं पता। नव्या उस घर के बारे में तब सबसे पूछना शुरू करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी रिश्तेदार वहाँ नहीं रहते जो तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। ऐसा सुनने के बाद आकाश और भी ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि शायद किसी के साथ बुरा हुआ था। लेकिन नव्या उस घर को देखने के लिए एक्साइटेड थी। जब से उसने ये सुना कि उसमें ज़्यादा सुविधा है, वो उस घर को देखना चाहती थी। और आकाश से जिद करने लगती है कि मुझे यहाँ कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, हो सकता है वहाँ मुझे अच्छा लगे, और अगर नहीं लगेगा तो मैं तुम्हें वापस ही आ जाऊँगी ना, जो भी होगा मैं एडजस्ट कर लूँगी फिर यहीं पे। और अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो वहाँ रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। आकाश नव्या की बात मान लेता है और उस घर के देखने के लिए वो दोनों फिर चले जाते हैं। नव्या उस घर को अंदर से देखी तो बाहर से तो घर बहुत साधारण पर बड़ा लग रहा था, पर अंदर से तो बिल्कुल महल था। हर चीज़ मौजूद थी घर में। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी गांव में बना है, बल्कि जैसे कि पूरा शहर उसके अंदर बसा हुआ है। घर के अंदर हर एक चीज़ की सुविधा थी। फ्रिज, कूलर, पंखे, बिजली की भी पूरी व्यवस्था थी, और बिजली के लिए जनरेटर लगे हुए थे। बिजली भी गांव में नहीं आती थी, इसलिए जनरेटर लगे हुए थे, और पुराने ज़माने के नहीं, और चूल्हे भी नए ज़माने के थे। और ऐसा लग रहा था कि उस घर के महल में पूरा हर एक कोई सुविधा से भरा हुआ है, लेकिन घर में कोई नहीं रहता था। और जब उसकी सास और माँ उस घर के अंदर आने के लिए तैयार नहीं हुई थी, उन्हें भी शायद इस घर के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने उस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। नव्या ताई जी से पूछना चाहती थी, जो घर में अब अंदर प्रवेश करती भी नहीं है और बाहर ही खड़ी हो जाती हैं, और काफ़ी दूर भी खड़ी थी। नव्या आकाश को बोलती है, चलो ना ताई जी से कुछ पूछते हैं। और ताई जी के पास फिर वो दोनों आके बोलते हैं, ताई जी, हमें शादी के बाद इस घर के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर ये घर आपका है तो फिर आप क्यों नहीं अंदर आ रही हैं। इस घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, और घर में भी लेकिन कोई नहीं है, एक नौकर चाकर तक नहीं, कोई इंसान नहीं। सारे लोग गए कहाँ हैं, और क्यों रहने के लिए हमें उन्हें परमिशन दे दी। आखिर बात क्या है। उसकी सारी सुख सुविधाएं किसकी थी, नव्या कुछ नहीं जानती थी। उस घर से उसका कोई खास रिश्ता नहीं था, फिर भी उस घर में उसे बहुत अपनापन महसूस हो रहा था। शायद उसे सुविधाओं की आदत बन गई थी, या फिर इसी कारण हो सकता था जिससे उसे बहुत लगाव हो रहा था। उस घर के हर कमरे में उसे ऐसा लगता कोई अपना है। बड़ी ही खुशी हो रही थी नव्या को इस घर के अंदर की सारी सुख सुविधाएं देख के, और नव्या को बहुत सुकून मिल रहा था। लेकिन आकाश परेशान था। उस घर में सुकून तो उसे मिल रहा था, लेकिन उसके दिल में कोई डर छुपा हुआ था। प्रिया आकाश से पूछती है, तुम इतना क्यों डर रहे हो, जो होगा। और अगर हम मेहमान बन के किसी घर आ ही गए तो जब वो आएंगे तो हम उनसे परमिशन ले लेंगे, नहीं होगा तो किराया दे देंगे। हम दोनों ही कमाते हैं, और यहाँ हम अपनी ऑनलाइन ऑफिस को भी तो ज्वाइन कर पाएंगे क्योंकि यहाँ बिजली है, और अब हम लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो परेशान होने की कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है। लॉकडाउन ख़त्म होते ही वैसे भी हम लोग वापस आ जाएंगे, चल जाएंगे, तो फिर क्यों डर रहे हो।
आकाश उसकी बात मान लेता है। कमरे में नव्या अपना लैपटॉप लेकर चार्जिंग में लगा देती है। थोड़ी देर में लैपटॉप चार्ज हो जाता है और वो किचन में जाती है। अपने लिए वो कुछ खाने की चीज़ें बनाना चाहती थी। किचन में पूरा राशन भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हीं लोगों के लिए सब कुछ तैयार किया गया है। आकाश को वहाँ कोई इंसान नहीं दिख रहा था, लेकिन वहाँ सब कुछ तरोताज़ा था। घर ऐसा भी नहीं लग रहा था। नव्या को ये सारी चीज़ें अजीब लग रही थी, क्योंकि घर में कोई है नहीं। घर की साफ़ सफाई किसने की? उसने सोचा फिर हो सकता है कि ताई जी हमें यहाँ भेजने का मन बना रही थी, इसलिए उन्होंने साफ़ सफाई करवा ली होगी और सामान भी उन्होंने ही रखवा दिया होगा। नव्या लैपटॉप ऑन करती है और ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और ऑनलाइन अपना काम शुरू कर देती है। नव्या को काम करता देख उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आकाश आता है और आकाश कहता है अगर तुम ज्वाइन करती हो तो मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर ही लेता हूँ। आकाश भी अपना लैपटॉप ऑन करके ऑफिस वालों को सूचना दे देता है। आकाश बैठा हुआ लैपटॉप पे काम कर रहा था, लेकिन उसे कुछ महसूस होता है जहाँ वो बैठा था कि उसके ठीक ऊपर जहाँ खिड़की है, जैसे कोई उसे खिड़की से देख रहा है। आकाश पलट के पीछे देखता है, वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन आकाश ने ये सब कुछ महसूस किया था, कोई तो था वहाँ पे। नव्या एक लैपटॉप पे काम कर ही रही थी एक दिन कि आकाश कहता है मुझे घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा, कुछ देर बाहर होके आता हूँ। नव्या कहती है कोई बात नहीं, ऑफिस से संबंधित बहुत ही फाइलें जमा हो गई है और मेरा लैपटॉप 3-4 दिन तक चार्ज नहीं हुआ था, इसलिए मैं ऑफिस नहीं ज्वाइन कर पाई थी। मेरा काम पेंडिंग में चला गया है, इतने दिनों की छुट्टी हो गई और 7 दिन तो हमारे पूजा में ही चले गए। अब लैपटॉप चार्ज होता है तो मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। तुम बाहर में, हो सकता है कि तुम्हें कुछ मिल जाए तो खा लेना, मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, मैं तब तक अपने काम निपटा लेती हूँ। आकाश चला जाता है। नव्या नहीं सोचती, लेकिन आकाश चला ही गया और नव्या अपना काम करने लगी। और अचानक लेकिन नव्या को महसूस हुआ उसके पीछे उसके खड़ा है। तो नव्या ने कहा आकाश तुम आ गए, और खुशी से पलटते हुए पीछे देखती है तो आकाश वहाँ नहीं था। नव्या को किसी के गले में बाहें डालने का एहसास हुआ। फिर उसने कहा मैं भी ना बस ख्यालों में ही खोई रहती हूँ, नई नई शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर मैं आकाश मुझ में बाहें डाल के झूलते रहेगा। और माथे पे हाथ दे के फिर अपने काम में लग जाती है, लेकिन फिर से ऐसा लगता है आकाश उसे थोड़ी दूर पीछे ही खड़ा है। नव्या इस बार फिर पलट के देखी, उसे यकीन था शायद कि आकाश आ गया और उसके साथ शरारत कर रहा है। यहाँ पे पर्दा भी हिल रहा था। नव्या ने लगा जानबूझ के आकाश पर्दे के पीछे छुपा हुआ है और ऐसे शरारतें कर रहा है, लेकिन वहाँ उसकी सास भी नहीं मौजूद थी और नव्या उस घर में अकेली थी। वो भी शहर में ही रह गई थी और आकाश और नव्या इस घर में अकेले थे। नव्या ने सोचा ये अच्छा मौका है, इसीलिए जानबूझ के आकाश शरारत कर रहा है और उसने सरप्राइज बोलते हुए पर्दा हटाया, लेकिन पर्दे के पीछे तो कोई नहीं था। कैसा मजाक कर रहे हो आकाश, बस करो अब सामने आ जाओ, बहुत शरारत हो गई। पर तब तक दरवाज़ा खुलता है और आकाश बाहर से अंदर आता है। नव्या उसे देखती है। आकाश कहता है तुम क्या कह रही हो, मैं शरारत कर रहा हूँ? मैं तो अभी आया और अकेले में किससे बातें कर रही हो? लगता है अकेले ही मेरे ख्याल तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तब नव्या हंस देती है, लेकिन उसे हंसी के पीछे अपना डर महसूस होता है। उस घर में उसे डर का एहसास हो रहा था। क्या था वो, वहम या अकेलेपन के चलते नव्या को कोई धोखा हुआ था? नव्या ने सोचा हम अगले ही दिन ताई जी के घर वापस चलेंगे, मुझे इस घर में नहीं रहना। वह आकाश से बात करने का तय करती है और आकाश के पास जाती है। आकाश से कहती है आकाश सामान पैक करो, हम ताई जी के घर वापस चल देंगे। जो भी है पुराने चूल्हे गाय गोबर में सब मैं एडजस्ट कर लूँगी। समय और अच्छा बुरा दोनों होता है, हम काट लेंगे। आकाश तुम सुन रहे हो ना? लेकिन आकाश तो जैसे सुन हो गया था। नव्या उसे ज़ोर से हिलाती है। आकाश होश में आता है। नव्या कहती है तुम ऐसे क्यों बैठे थे? आकाश का मुझे ऐसे लगा घर में कुछ है। आकाश भी कुछ महसूस कर रहा था। इस बार नव्या और आकाश दोनों ही बहुत डर गए थे। लेकिन जैसे ही नव्या और आकाश अपने दरवाजे के पास पहुँचे, दरवाज़ा भड़क करके अपने आप ही बाहर से बंद हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। नव्या बोली शायद ये घर थोड़ा पुराना हो गया, ताला चाबी अटक गए होंगे, हम कोशिश करेंगे तो खुल जाएगा। लेकिन घर के अंदर जो भी महसूस हो रहा था वो साधारण नहीं था, कुछ तो अलग और अजीब हो रहा था। इस घर में जो दोनों ने महसूस किया था, नव्या और आकाश उस घर से निकलना चाहते थे पर चाहकर भी नहीं निकल पा रहे थे। नव्या और आकाश परेशान हो गए। उन्होंने बाहर देखा शायद खिड़की पे कोई मिल जाए और कोई मदद कर दे और हम दरवाज़ा खोल लें। दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया है। तो बाहर उसे ताई जी ही नज़र आ गई। आकाश नव्या ताई जी को आवाज़ देते हैं, ताई जी देखिए दरवाज़ा लॉक हो गया है, हम आपके ही घर यहाँ आने वाले थे, प्लीज़ दरवाज़ा खोलने में हेल्प करिए। ताई जी तो लेकिन जैसे सुन ही नहीं रही थी। फिर ताई जी अचानक ही मुड़ती हैं और बोलती हैं फिर ताई जी हेल्प करिए ना,
नाई नव्या को देख के वो अजीब सी हंसी हंसती हैं। आकाश भी उस हंसी को देख के नव्या के पास आता है और ताई जी को देखता है वो बहुत ज़ोरदार तरीके से हंस रही हैं। तुम दोनों को यहाँ वापस लेने के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ। तुम्हें तो यहाँ से वहाँ जाना है और जहाँ तुम जाओगे वहाँ तुम्हें मुक्ति भी नहीं मिलेगी। मेरा परिवार बचाने के लिए इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इसके लिए तुम दोनों को तो बलि चढ़ना ही होगा। और ताई जी वहाँ से ज़ोर से हंसते हुए वहाँ से जाने लगती हैं। नव्या और आकाश कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। ऐसा क्यों कर रही हैं ताई? क्या चाहती हैं और क्यों चाहती हैं कि हमारी बलि चढ़ जाए? नव्या और आकाश परेशान से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी कमरे में कुछ 3-4 सी परछाइयाँ आ जाती हैं। परछाइयाँ अचानक ही भयानक रूप ले लेती है। उसी में से एक परछाई बोलती है, हमें मुक्ति नहीं मिली तो हम किसी और को भी मुक्त नहीं होने देंगे। तुम दोनों उसी के परिवार के हो ना? उस औरत की तरफ इशारा किया, उंगली उठाई, वो ताई जी की तरफ था। अब तुम दोनों का खात्मा होगा, तभी हमें चैन आएगा। वो बोले, हम उसके सगे रिश्तेदार नहीं हैं। नव्या बोलना चाहती थी पर इतना भयानक चेहरा देख नव्या बहुत ज़्यादा डर गई। उसके मुंह से तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। लेकिन आकाश अपने आप को इन परछाइयों से घिरा हुआ देखना और नव्या को ये सब कुछ भयानक ही लग रहा था। वो परछाइयाँ निश्चित रूप से इंसान तो नहीं थी और इंसान लग भी नहीं रही थी, कोई प्रेत आत्माएँ थी, ऐसे ही लग रहा था। नव्या और आकाश को उन प्रेत आत्माओं ने बहुत ज़ोर से कस के पकड़ लिया। उसके बाद नव्या को आकाश सुरक्षित करने की कोशिश करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अब वो परछाइयाँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं और कहते हैं, तुम बचाओगे इसे? तुम पहले खुद को तो बचा लो और बच के कहाँ जाओगे यहाँ से? तुम दोनों का अंत तो यहाँ होगा ही। हम क्यों मार देना चाहते हो हमें? क्या बिगाड़ा है हम दोनों ने तुम्हारा? हम तो यहाँ कल ही आए थे, वो भी ताई जी के कहने पे, और वो भी हमें धोखा देकर यहाँ आई। तुम क्यों हमें मार देना चाहते हो? क्यों हो? कौन हो तुम लोग? तभी उसे परछाई में से एक आवाज़ आती है, ठीक है, अगर जानना चाहते हो तो तुम दोनों की मरने से पहले ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। अब तुम दोनों को मैं सारा सच बताऊंगा। उस कमरे में जैसे खींचते हुए उनको एक कमरे में लेके जाती है। उन कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जैसे वहाँ कोई बिजली का कनेक्शन हो ही ना, और वहाँ बिजली थी भी नहीं। लेकिन इस कमरे में बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। उन्हें हल्की सी रोशनी में कुछ दिखाई दिया। इस कमरे में जली हुई हड्डियाँ थी और उसके बाद देखने के बाद उन दोनों को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। उन परछाइयों से आवाज़ आई, सच नहीं देखना तुम्हें, नहीं जानना मरने से पहले? नव्या मुंह से तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस मन ही मन भगवान राम 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 जपे जा रही थी और कोशिश कर रही थी कि शायद भगवान उसकी मदद कर दे। वो समझ ही नहीं आ रहा था इसे यहाँ से निकलना नामुमकिन है या मुमकिन। नव्या बस आंखें बंद करना चाहती थी और भगवान को एक बार याद करना चाहती थी, पर उन लोगों की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि वो आंखें भी बंद नहीं करने दे रहे थे और वो अपना सारा सच शायद उन्हें बता ही देना चाहते थे। मैं मधुमती हूँ। मधुमती जब मैं जीवित थी तब ये नाम था मेरा। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी, जैसे तुम दोनों आज खुश हो। लेकिन मेरी परिवार की खुशियों का क्या हश्र हुआ ये नहीं जानना चाहती हो? हमें पूरे परिवार के साथ एक कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया गया और पता नहीं सारे समाज में अफवाह फैला दी गई कि हम इस घर को छोड़ के चले गए क्योंकि हम बहुत गलत काम करते थे। कोई भी हमें ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर पाता और कोई जान भी नहीं पाया कि हम सब तो जीवित ही नहीं हैं। जानती हो, मधुमती नाम सुना है कभी तुमने? दिमाग पे जोर डालती है नव्या तो उसे याद आता है ये नाम कहीं सुना है। उसे याद आता है मैं माँ कई बार ये नाम बोली थी। हाँ, मेरी दूर की एक मौसी थी जिनका नाम मधुमती था। पता नहीं उनका कुछ पता ही नहीं चला। उनका बड़ा घर था जब मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने भी मना किया था कि मैं वहाँ ना जाऊँ। मुझे इस घर के बारे में पता भी नहीं था। उस घर के सभी लोग गायब हो गए थे, पर इस तरह से गायब हो जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया होगा। नव्या एक कोशिश करना चाहती है और वो बोलती है, मधुमती से मैं मौसी हूँ, आप जानती हूँ आप मेरी मौसी हो सकती हो। अगर मैं बाहर यहाँ से चली जाऊँ तो मैं उन्हें उनके किए की सज़ा दिलवा दूँगी, तभी तो आपको मुक्ति मिलेगी। मधुमती ने कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। और तब तुम उनके रिश्तेदार हो गई हो तो अब उन्हें दुख होगा तुम्हारे मरने से। तो आकाश बोलता है, उन्हें दुख नहीं होगा। अगर उन्हें सच में दुख होना होता तो वो हमें यहाँ लेकर ही नहीं आती। वो तो चाहती ही है कि हम दोनों मर जाए ताकि उनका परिवार खुशी खुशी जीवित रहे और उनके सर से इस बात का डर चला ही जाए। नव्या एक और कोशिश करती है,
आप लोग अगर हमें यहाँ से जाने देते हैं तो हम आपके बारे में सारे समाज को बताएंगे, गांव वालों को बताएंगे कि उन्होंने जानबूझ के हमें मुसीबत में आपको उनको उनके किए की सज़ा दिलवाएंगे, उनके परिवार को भी सज़ा मिलेगी। लेकिन ये प्रेतात्माएं तो समझने को ही तैयार नहीं थी। नव्या किसी भी तरह उन्हें समझा नहीं पा रही थी और वो उन्हें शायद मानने को ही तैयार हो गई थी। लेकिन दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी और दरवाज़ा खोल दिया। इस बात को नव्या और आकाश ने महसूस किया। नव्या ने देखा दरवाजे पे झुमका खड़ी है। झुमका गौ माता जो ताई जी के घर में थी, अचानक दरवाजे पे आके कैसे खड़ी हो गई झुमका? अचानक ही आने से जैसे प्रेतात्माओं की सारी शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी। प्रेतात्माएं बिल्कुल अकेली सी पड़ने लगी और कमज़ोर हो गई। नव्या जो आकाश जो उनके बंधनों से बंधे थे वो मुक्त हो गए। झुमका उनके पास आ जाती है और उन्हें सुरक्षित बाहर ले जाना चाहती हैं। वो आत्माएं उस गाय के आगे पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी। तभी उन आत्माओं से एक आवाज़ आई, मधुमती को तुम न्याय दिलवा सकती हो। अगर तुम हम बाहर जाओगी तो हमारे लिए न्याय ले के सकती हो। मधुमती की आवाज़ नव्या के कानों में गूंज रही थी। वो दोनों ही सुरक्षित बाहर निकल आए थे, पर उनको कोई भी आत्माएं नुकसान नहीं पहुंचाई थी। इस बात का एहसास नव्या को था कि वो शायद उनके अपने थे, इसीलिए उन्होंने उसका कुछ भी नुकसान नहीं किया, या फिर शायद उनकी शक्ति उस गाय माता की शक्ति के आगे कमज़ोर हो गई। उन्हें तो लेकिन मुक्ति ही चाहिए था। लेकिन नव्या अपनी ताई जी के घर जाती है और कहती है, जानबूझ के हमें वहाँ भेजा, लेकिन देखिए ना, अच्छा ही हुआ, अब तो उन्हें मुक्ति भी मिल चुकी है। ताई बोलती है, किसको मुक्ति मिल चुकी है? नव्या कहती है, आप ऐसे बनो मत, आपको पता है किसको मुक्ति मिली है। मधुमती नाम की आपकी जो देवरानी वहाँ रहती थी वो मेरी मौसी लगती थी। उनके पूरे परिवार को एक साथ ख़त्म कर दिया था ना आपने, जिंदा जला दिया था सिर्फ पैसों के लालच में। लेकिन अब आपको डर नहीं लगेगा, आप वहाँ पर सुरक्षित रहेंगी। झुमका की वजह से वो सभी आत्माएँ मुक्त हो गई हैं। अब वो घर सुरक्षित है। क्यों न आप जाके वहाँ रहती हैं? ताई जी तो ऐसे लगा इसी बात के इंतज़ार में थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन अपने परिवार से पहले वो वहाँ जाके देखना चाहती थी। जैसे ही वो लेकिन ताई जी उस कमरे के अंदर पहुँचती हैं, उस कमरे के अंदर देखती हैं वहाँ पे कुछ भी अजीब उन्हें महसूस नहीं हो रहा था। और वहाँ लगती है ज़ोर से हंसने, ये सब कुछ मेरा है, अब मेरा ही रहेगा। तुम लोग तब भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे थे और अब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी नव्या और आकाश वहाँ से जाने लगते हैं। ताई बहुत खुश होती हैं और अपने परिवार को फ़ोन मिलाती हैं। बोलती हैं, यहाँ सब आ जाओ, यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है, अब हम इस संपत्ति पे राज कर सकते हैं। ताई जी की आवाज़ सुन के बेटे और बहू उस घर की जाने की योजना बनाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही ताई जी कमरे में मिलती है, बहुत ही अजीब हालत में थी वो, उनके बाल बिखरे हुए थे। जैसे ही बेटे बहू वहाँ पहुँचते हैं, उनके ठीक सामने उनके पहुँचते वो चिल्लाने लगती है, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। और वो अजीब सी हरकत करती हैं। ताई जी के शरीर पे जैसे उन्होंने खुद को जलाने का बंदोबस्त कर रखा था और एक आग्नेय वस्तु अपने शरीर पे डाल रखी थी। ताई जी जाते चलते चलते से बोलती हैं, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया है, मैं अपने आप को जला रही हूँ। और फिर वो खुद को ही जला लेती हैं। वो खुद ही खुद को मारती हैं। कहती हैं कि वो आत्माएं मेरे बच्चों को मार देती, उनके आत्मा को कोई मुक्ति नहीं मिली थी बस। और नव्या और आकाश को शायद उन्होंने ही समझा के भेजा था कि वो मुक्त हो चुके हैं। नव्या और आकाश को तो इस बात का पता ही नहीं था। पता नहीं वो लोग नहीं मुक्त हुए हैं और उन्हें बस बदला ही चाहिए था। गौ माता की शक्ति के आगे नव्या और आकाश को तो उन्होंने चोट नहीं पहुंचाई। मैं तुम लोगों ने यहाँ आने से पहले जब मैं यहाँ आई तो इन आत्माओं ने मुझे घेर लिया और कहने लगे, अगर मैंने खुद को नहीं जलाया तो तुम जिन्हें फ़ोन करके बुलाइए, हम उन्हें जला देंगे। तेरे सामने अपने परिवार को तू जलता हुआ देखेगी, जैसे तू हमें जलता हुआ देख रही थी। आज मैं अपने ही बेटे बहू और उनके बच्चों को जलता हुआ देखेगी। इसीलिए मैं उनके काबू में आ गई और मैंने खुद को ही जलाने का निर्णय ले लिया, ताकि वो कहीं तुम्हें ना नुकसान पहुँचा दे। उसके बाद भी तुम लोगों को मैं कुछ नहीं होने देना सकती थी। और ताई जी बोलते बोलते चुप हो जाती हैं। ताई जी के बेटे बहू को उनके कर्म के बारे में शायद नहीं जानते थे, क्योंकि खुद जो मरते मरते उन्होंने सारे कर्म अपने बेटे बहू को बता दिया। माँ की गलतियों के लिए उन्हें भी बहुत ही बुरा लगा, लेकिन उनकी मौत के बाद उन्होंने उन आत्माओं की मुक्ति के लिए भी सबका अंतिम संस्कार करवाया। लेकिन उसके बाद भी वो घर भूतिया ही रहा और उस घर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नव्या और आकाश को कुल 3 महीने बीत चुके थे। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन अचानक ही थोड़ी छूट मिलने पे उन्हें वापस जाने का एक मौका मिला, तो वो वापस शहर आ गए, जहाँ उनकी सास
नव्या की माँ उसे देखते ही उन लोगों के गले लग जाती है और बोलती है, तुम दोनों सुरक्षित लौट आए, यही हमारे लिए बहुत है। वरना इस घर के अंदर जो हमने कुछ सुना और देखा, हम नहीं चाहते तुम उस घर के अंदर जाओ। तुम लोग उस घर के अंदर गए तो वो तो गौ माता का आशीर्वाद था, और जिस गौ और गोबर से तुम चिढ़ती थी ना, उन्हीं के आशीर्वाद से आज तुम जीवित हो और तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित है। वरना आज हम तुम दोनों को ही खो चुके होते। पर नव्या और आकाश के ये डरावना अनुभव कभी भी नहीं भूलने वाला था। नव्या की या मौसी की आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई। इस बात का नव्या को बहुत दुख हुआ। उस घर को तो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नव्या को ये भी पता कि उस परिवार से जुड़े वो लोग कभी मुक्त हो पाएंगे या नहीं। लेकिन हाँ, उसे गाय और गोबर जैसी चीज़ों से चिढ़ होनी बंद हो गई। वो कभी भी गाय माता को देखती तो उसका सम्मान उसके दिल से करती, क्योंकि वो जान चुकी थी कि गौ माता के अंदर देव स्थानों से भी बढ़ के भी देव स्थान है। और अगर उस दिन गौ माता ने नव्या और आकाश का जीवन नहीं बचाया होता तो शायद वो दोनों जीवित भी नहीं होती। नव्या ने अपने जीवन में एक बात गांठ बांध ली, जीवन में जो कुछ भी करेगी शायद वो किसी चीज़ को ना माने जिससे उसे चिढ़ होती हो, लेकिन गौ माता के लिए उसके दिल में एक विशेष स्थान बन चुका था और जितना हो सकी वो गौ माता की सेवा करने का उतना ही प्रयास करती थी। इस सदमे को वो दोनों भुलाने का प्रयास करते रह रहे हैं। शायद जीवन में कभी आगे उस सदमे को भुला पाएँ। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।